चलिए, मुद्दे पे आता हूं। अब क्या आपको लग रहा है कि मुकदमे करके सरकार आपको डराना चाह रही है, या उस पोस्ट को डिलीट करवाना चाह रही है, या ये कहना चाह रही है कि गजेंद्र भाई कब तक ये लिखते रहोगे, आओ भाजपा में आ जाओ। चलिए, सभी पत्रकार बंधुओं को और पत्रकारों द्वारा की गई खबर को देखने वालों को विश्व पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी। तो भाई जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई। और ये दिवस जिसने भी तय किया होगा कुछ अच्छा ही किया होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि 180 में से हम 161वें नंबर पे हैं। लेकिन मैं आपको रोकूंगा, क्या लग रहा है प्रेस स्वतंत्र है? अगर प्रेस स्वतंत्र है तो 180 में से 161 नंबर पर भारत जैसा राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र जिसने 200 साल में अंग्रेजों को भगाया, जिन्हें मुगलों को भगाया, जिन्होंने इस प्रदेश से अपने अलग राज्य की लड़ाई ली, अपना खून बहाया, उस देवभूमि में हम आते हैं जिसने हर हर लड़ाई में, वो कारगिल से लेके विश्व युद्ध प्रथम हो दूसरा हो, कोई भी ऐसी वार नहीं जब उत्तराखंड के आदमी ने अपना खून नहीं दिया है। यहाँ तो योद्धाओं का जो है प्रदेश है, उन लोगों के लिए प्रदेश है ये। और उस प्रदेश में जब ये हाल होंगे तो निश्चित रूप से सवाल तो खड़े होंगे। सवाल तो खड़े होंगे, और सवाल खड़े होने भी चाहिए। भाई, विश्व पत्रकारिता दिवस हो या पत्रकारों का सम्मेलन हो, हर कोई कहता है पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए, पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन जब वो कीड़ा पत्रकार के अंदर घुस जाता है और वो निष्पक्ष हो जाता है, तो फिर मुकदमे हो जाते हैं। आप पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है हाल ही में, सुना। मुकदमा दर्ज होना एक बहुत सामान्य बात थी कि हम पहले भी देखते थे कि अगर किसी के बारे में लिखो तो वो बिलबिलाता है, क्योंकि उसको लगता है वो सत्ताधारी है, वो पैसे वाला है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है, उसने भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा किया है, तो जो वो बोलेगा वही होगा। तो बिलबिलाना तो उसका होता है। लेकिन आप जो मुकदमे कर रहे हैं, झूठे मुकदमे, और उसमें लिख रहे हो कि ये धार्मिक भावना आहत हो रही है, तो उसकी धार्मिक भावना तब आहत क्यों नहीं होती जब बद्रीनाथ केदार मतलब केदारनाथ मंदिर के बाहर से पंडित पुजारी पुरोहित और वहाँ के जो टेम्पल कमेटी के मेंबर हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सोना जो है पीतल कैसे हो गया। वो पूछ रहे हैं कि जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के भाई को आउट ऑफ वे जाके जो है कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है। वो मंदिर समिति के सदस्य और पुजारी पूछ रहे हैं कि उस बोर्ड के क्या मायने हैं जब बोर्ड की बैठक में निर्णय नहीं हो रहे हैं। और आप इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं कि 200-250 किलो सोने की वहां बात करें, 230 किलो सोने की बात कही हुई थी, फिर कह रहे हैं कि वो पीतल हो गया, फिर कह रहे हैं नहीं साहब वो तांबे की प्लेट में लगा था। तो वो अपने ही बयानों में खुद ही उलझे जा रहे हैं। और अगर एक पत्रकार ये सवाल पूछता है कि भाई 10 मई से परसों जो है बाबा केदार की कपाट खुलने जा रहे हैं, हजारों लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे, हम भी जाएंगे, आप जाएंगे, सब जाएंगे, और उन लोगों के मन में फिर वही सवाल आएगा कि ये जो मंदिर समिति के सदस्य जो सवाल कर रहे हैं, जो पंडित पुरोहित जो पुजारी जो वहाँ पूजा कर रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं, तो फिर जवाब कौन देगा। और अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो आप उसको उलझाने के लिए झूठे मुकदमे हम पे करोगे। तो यही ये मतलब क्या कुछ उन्होंने तहरीर में दिया है, किस आधार पे मुकदमा हुआ है और किन चीजों पे मुकदमा दर्ज किया है? और दरअसल क्या है कि जिस प्रकार पूरे देश में ही हर आदमी उस सोने का पीतल बनने को लेकर, मैंने 2 पोस्टें मेरी फेसबुक पर है, वो अभी भी वहाँ मौजूद है। और एक फोटो तो जो अध्यक्ष है उनके अजेंद्र जी, उन्हीं की वॉल से मैंने लिया था। उसी में था वो कि भाई एक फोटो है उनके साथ जो है उनके 2-3 लोग और हैं, और पीछे अंग्रेजी शराब का एक बोर्ड है। हमारे मन में सवाल आया है कि टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष ऐसा फोटो क्यों जारी कर रहे हैं। और अगर ये फोटो है तो क्या वो अपने पार्टी का प्रत्याशी का प्रचार करने की बात कर रहे हैं या फिर वो शराब का कर रहे हैं। वो कोई ऐसा तो सवाल नहीं कि कोई हमने किसी की भावना आहत कर दी और किसी ने हमारी कर दी है, तो कोई विषय नहीं था। विषय ये था कि आपको ऐसा फोटो क्यों जारी करना पड़ा, और अगर आपको उस फोटो पर आपत्ति है आपने क्यों डाला वो। लेकिन रावत जी, हो सकता है उन्हें फोटो पर आपत्ति ना हो, गजेंद्र रावत पर आपत्ति हो कि भाई ये फोटो गजेंद्र रावत ही क्यों डालता है। अगर कोई और डालता तो हो सकता है आपत्ति ना हो। ये 2 सवाल थे हमारे कि एक तो वही था कि उस फोटो को लेकर इनको दिक्कत थी। दूसरी हमने कहा था कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ जोड़ियां बहुत मशहूर हुई, पूरे लोकसभा चुनाव में छाई रही। हरीश रावत और उनका बेटा, लोगों ने कहा पिता पुत्र वहां चुनाव लड़ रहे हैं। फिर दूसरा विषय है कि जो प्रदीप और पूनम की जोड़ी थी, वो अचानक से शाम को कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी, सुबह बीजेपी के लिए मांग रही थी। विधानसभा अध्यक्ष और उनका भाई सरेआम वोट मांग रहे थे। इसके अलावा ये विषय था कि जो अंकिता भंडारी के माँ पिता ने जिस वीआईपी का नाम लिया उसकी फोटो भी थी। जिस केदारनाथ में सोने को लेकर बात थी उसकी फोटो भी थी। ये संयुक्त रूप से एक पोस्ट थी।
लेकिन अब इन लोगों को लगता है ये ताकतवर लोग हैं, ये पैसे वाले लोग हैं, इनसे कोई सवाल ना पूछे, इनको कोई पूछे ना कि भाई जो जो मंदिर समिति पूरे देश में चंदा मांग रही है, दान दाताओं से आह्वान करती है कि आप मंदिर समिति की मदद कीजिए ताकि वहाँ जो है चीजें व्यवस्थित रहे, उस मंदिर समिति के अध्यक्ष सरकार को 10 करोड़ रुपए देते हैं, वो भी क्या नाम उसका कि आपको अपने काम करने हैं। तो आप देखिए बगुड़ा जी, अगर आप पूरे गांव में जाके पैसा लेके आते हैं कि भाई मेरी अपनी व्यवस्था नहीं चल रही है, और अगले दिन कोई पार्टी कराने लग जाए, तो लोगों को लगेगा नहीं कि हो क्या रहा है। जो आदमी कल तक कह रहा था मेरे पास पैसा नहीं है, वो यार ये कैसे भंडारा लगा रहा है, कैसे पार्टियां हो रही है। तो सवाल वही आते हैं कि आपको ये सब क्यों करना पड़ रहा है। और अगर आप हम पे मुकदमे करने से, हम कह रहे हैं मुकदमे एक नहीं 100 कीजिए, आप आगे भी कल भी करना, परसों भी करना, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि वो सोना पीतल में कैसे बदला, उसका जवाब दोगे नहीं दोगे। हमें नहीं दोगे तो ऊपर वाले को दोगे, बाबा केदार को दोगे, और वो जो लोग आ रहे हैं उनको दोगे नहीं दोगे, तो देना पड़ेगा ना। ये देवभूमि है भगवान जी, यहाँ ये सब हो नहीं सकता। अच्छा, ये मुकदमा संख्या कितना है वैसे नॉलेज के लिए? इन्होंने 505/2 में जो धारा लगाई है, और 98/24 ये दालन वाला में दर्ज किया है। कल जब अखबार आए घर में, हमने पढ़ा हमारा नाम छपा हुआ है, फिर हमारे रिलेटिव्स के फोन आ गए, मित्रों के फोन आ गए, सब जगह से लोग पूछ रहे कि भाई ये क्यों हो गया। हमने कहा भाई ताकत है ये पैसों की, पैसे वालों की ताकत है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है, किसी को कहीं फंसा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इससे भी आगे कुछ करना चाहे तो उनका स्वागत है। हमारा तो मानना है भावना जी, ये बहुत छोटा है, और हम तो इस देवभूमि में पैदा हुए हैं, और इस देवभूमि में 4 धाम जब आदमी कई दौर में आता, हम सुनते थे कि मोक्ष खिलाता था, इसने कहा यहाँ से वापस ही नहीं जाना। और बाबा केदार की सेवा में मुकदमा बहुत छोटा है, प्राण भी चले जाए तो हमें तो सौभाग्यशाली मानेंगे। यानी कि और भी मुकदमों के लिए और भी लड़ाई, लंबी लड़ाई के कुछ लक्षण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। किस चीज के लिए पत्रकारिता करनी है? मतलब जिस जनता ने आपको वोट दिया कि आप अच्छी सरकार चलाओ, और आप नहीं चला रहे हो, सवाल नहीं पूछूंगा क्या? या इन मुकदमों से डर जाऊंगा? ये अजेंद्र जय भगवान हो गए क्या, या वो मुझे भस्म कर देंगे? भाई जिस दिन मेरी मौत होनी होगी उसको तो कोई नहीं टाल सकता, और ऐसी हथकंडों से लिखी कोई भी होगी उसको कोई भी नहीं टाल सकता। अगर परमात्मा ने लिखा होगा कि गजेंद्र रावत की मृत्यु इस स्थिति में होनी है, इस कारण होनी है, इस समय होनी है, कोई बदल देगा उसे क्या? तो ऐसे हथकंडों से हम डरने वाले नहीं है। जो मुकदमे इन्होंने किए हैं, इन मुकदमों का जो है जब बुलाया जाएगा तो जवाब दिया जाएगा, तो बयान के लिए बुलाए जाएंगे, कोर्ट में तारीखें चलेंगी तो उसको उसी अनुसार लड़ा जाएगा। इसमें हम भागने वाले नहीं है। भागने वाला नहीं है। आदि काल की अगर हम बात करें तो आदि काल में नारद मुनि जी को उस आदि काल का पत्रकार कहा जाता था, और वो भी बहुत अच्छी पत्रकारिता करते थे। चलिए मुद्दे पे आता हूं। अब क्या आपको लग रहा है कि मुकदमे करके सरकार आपको डराना चाह रही है, या उस पोस्ट को डिलीट करवाना चाह रही है, या ये कहना चाह रही है कि गजेंद्र भाई कब तक ये लिखते रहोगे, आओ भाजपा में आ जाओ? बहुत मतलब माहौल तो वही बना रखा उन्होंने कि भाई अभी आपने एक 25 लोगों की सूची देखी, देश के भ्रष्ट और महाभ्रष्ट लोग थे, 25 में से 23 के सारे मुकदमे खत्म हो गए, जैसे वहां वॉशिंग मशीन में गए सब ठीक ठाक हो गया। भगवान जी जब ये राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हमने भी लाठियां खाई, हमने भी प्रताड़ना झेली, लेकिन हमने राज्य बनने के बाद ये तय किया कि हम किसी सरकारी नौकरी में जाने की बजाय, किसी कारोबार में जाने के बजाय एक ऐसा पेशा चुनेंगे जो एक वॉचडॉग की तरह काम करेगा, जो चेक करेगा कि भाई हमारे गांव का जब राजेश नेगी की शहादत हुई तो 2 अक्टूबर को 94 को, उसकी लाश तक नहीं मिली। बहुत बाद में पुलिस ने डिक्लेयर किया कि उनको मार के वहीं जो है उन्होंने फेंक दिया था नहर में, बहा दिया था उनको। हमारे अपने बहुत सारे लोग उसमें मरे, हमारी जो मतलब साथ में पढ़ने वाले लड़के, उनका क्या दोष था? उन्होंने इस दिन के लिए तो नहीं किया। हमने इस पत्रकारिता के विषय को इसीलिए चुना था कि हम कुछ ऐसा करेंगे, ये जो सरकार और शासन प्रशासन अपनी जनता के अनुरूप नहीं अगर काम करेगा तो वॉचडॉग की भूमिका निभाएंगे। लेकिन अब ये मार देना चाहते हैं, और इनको लगता है कि ऐसे मार देंगे, और ऐसे मुकदमे पहली बार भी नहीं हुए। हमने तो विजय बगोड़ा का कार्यकाल देखा, उन्होंने हमारा टाइटल निरस्त कर दिया था। हमने रमेश पोखरियाल निशंक के दौर देखा, 2-2 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे, 50 लाख रुपए जमा कर दिए कोर्ट में, वो पैसा सारा वहां लैब चले गया, उनके घर का तो पैसा नहीं था। योगेंद्र प्रसाद को एमडी हुआ करते थे, और एक महाभ्रष्ट जो कुल सचिव थे पौड़ी में, गुरदौड़ी में, उन्होंने भी किया। उस मुकदमे के खत्म होते होते वो आदमी जेल में था। मतलब प्रकृति का जो सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत, हम लोगों को बाइज्जत बरी किया और वो आदमी जेल, ये क्या है? ये सच्चाई की तो लड़ाई है। और आज अगर जहां पर खड़े हैं, हम हमेशा खड़े रहेंगे।
इसी प्रकार से जनता की आवाज बुलंद की जाएगी। अजेंद्र अजय हो, अजेंद्र जैसे और बड़े कोई अजेंद्र हो, कितने भी बड़े अजेंद्र हो, कितने भी मुकदमे करते रहे, इन मुकदमों से विचलित होकर कहाँ जाएंगे? क्या हम घर बार छोड़ देंगे अपना? ये अपना ही काम छोड़ देंगे और क्या करेंगे इस जीवन को जी के? जीवन का जो अधिकांश पार्ट हम जो जी चुके हैं, अब इतना ज्यादा तो नहीं बचा हुआ है। अगर 46-47 साल आज उम्र हो गई है, इतना और समय नहीं है, लेकिन जितना भी है अपने प्रदेश की रक्षा करेंगे देश और के लिए बिल्कुल बेझिझक होकर काम करेंगे। चलिए चलिए, ये मुकदमा रूपी हार जब पहली बार हमारे गले में पड़ता है तो थोड़ा डर सा लगता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हार मेरे गले में भी पड़ चुका है। पहली बार ये गले में मेरे हार पड़ा, थोड़ा डर लगा। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो डर मुझे भी लगा। लेकिन जब एक के बाद एक मुकदमा हुआ, एक मुकदमा, मैंने कहा ये तो मुकदमे तो अब होते रहेंगे। पहली बार होता है तो थोड़ा सा डर तो होता ही है, लेकिन जब ये होते रहते हैं तो फिर एक अनुभव होता है कि ये भी एक प्रक्रिया है, ये भी चलनी चाहिए। अब बबड़ा जी, मेरा मानना है कि अगर हम गलत हैं तो हमारा सर कलम कर दीजिए, आप हमें फांसी दे दीजिए, हमारा जो कुछ है सब ले जाइए आप फिर। लेकिन अगर हम सही हैं और हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, तो और अगर आप हमें डराने की कोशिश करोगे तो ये हम होने नहीं देंगे। भाई क्यों? क्या मुकदमे समाधान है? किसी को जेल डालना समाधान है? हम तो अभी भी कह रहे हैं, अगर हमने कोई गलत पूछा आपसे, सीधे आप फंदा लाइए और लटका दीजिए फांसी पे, हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप मुकदमों से डराएंगे, धमकाएंगे और आपको लगेगा आप बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, पुलिस आपकी, शासन आपका, प्रशासन आपका, हम इस प्रदेश को लूटने नहीं देंगे। ये इस प्रदेश में हम पत्रकार तब बने जब हमने इस प्रदेश में जन्म लिया। ये देवभूमि है। हम कोई विज्ञप्ति छापने वाले लोगों में नहीं है कि कोई विज्ञप्ति आ गई उसमें खबर बनाई जयराम जी वजह। हम ऐसे लोग नहीं है। हम आखिरी सांस तक अपने प्रदेश की सेवा करेंगे। और इन मुकदमों को तो बहुत वर्षों से इतिहास है, और जितनी बार भी ये मुकदमे हुए, हर बार हम बाइज्जत बरी हुए। और आज भी हमें विश्वास है कि बाबा केदार न्याय करेंगे, और ये जो लोग हैं जो हमें डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, वो जरूर इनके ऊपर देख रहे होंगे कि आज ये सत्ता मद में चूर होकर कितने गलत काम कर रहे हैं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है सर। उस दौर की मैं बात करूं जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, आजाद भारत की कल्पना हो रही थी, तो कुछ लोग नारे भी लगा रहे थे और पत्रकारिता उस दौर में भी होती थी। उस दौर में भी तीखा लिखा जाता था। लेकिन तब एक डायलॉग चलता था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो चलिए, इस डायलॉग के साथ में इस खबर पे और अन्य खबरों पे खबर रखेंगे। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते